हेलो बच्चों। आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है तथा अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या होगी। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। दो अंकों से बनी प्लस उनका स्थान बदल देने पर बनी संख्या। अगर कोई संख्या दो अंक से बनी है तथा उनको स्थान बदल देने पे जो संख्या बनती है और उनका जो योग होता है वो हमेशा 11 से विभाजित होता है तथा उसका जो अंतर होता है ना वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। और योग को 11 से विभाजित करने पे अंकों का योग आता है और यहाँ पे अंतर को 9 से विभाजित करने पर अंकों का अंतर आता है। अब मैं देखता हूं ध्यान से कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है और अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या है। अब मैं अगर देखता हूँ कि अंकों से बनी संख्या 18 कम है, यानी अंतर कितना दे रखा है 18। अगर 18 में मैं 9 का डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2। और ये 2 किसके बराबर होता है? अंकों के अंतर के बराबर। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ, इसमें अंकों का अंतर 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब आपके एक डाउट ये आएगा, सर ये ऑप्शन भी तो हो सकता है, लेकिन इसने बनी है कि जो मूल संख्या से क्या है 18 कम है, तो यानी मूल संख्या हमारी ये बड़ी ये होगी, यानी 64। इसके संख्या का स्थान पलट देने पे 46 बनेगा और इनका आप देख सकते हो योग 110 होता है जो 11 से भी विभाजित होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 करोड़, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 1 करोड़ बराबर नहीं, यहाँ पे 2 की जगह 1 लिखा हुआ है, 1 करोड़ बराबर नहीं है। देखो अगर कोई इकाई बोले तो उसके अंदर कोई भी जीरो नहीं आता। दहाई के अंदर 1 जीरो, सैकड़ा 2 जीरो, 1000 3 जीरो, 10,000 4 जीरो, लाख 5 जीरो और 10 लाख 3 4 5 6 जीरो। अब इसमें बोला है कि 1 करोड़ बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम तो 1 करोड़ लिख लेते हैं, या फिर इसको हम ये देख सकते हैं कि पहले हम 100 लाख को देखते हैं। ये हमने 100 लिखा, लाख, लाख का मतलब कितने जीरो? 5। 2 3 4 5, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़। क्या ये 1 करोड़ के बराबर आ रहा है? तो ये सही है। अब हम 10 लाख देखते हैं, तो ये ऑप्शन सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि जब 100 लाख 1 करोड़ के बराबर है तो 10 लाख इसके बराबर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि संख्या 5 1 7 स्टार 3 2 4 3 से विभाजित होती है तो वह कौन सा पूर्णांक है जो स्टार के स्थान पे आएगा? अब 3 से विभाजित होने का नियम, अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसका नियम क्या है? जो अंकों का योग होना चाहिए ना, जो संख्या बनी है उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, 3 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। अब मैं संख्या देखता हूँ, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार छोड़ देता हूँ एक बार में, 3 2 और 4, 5 1 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, यानी अंकों का योग 22 बना। अब इसमें कितना जोड़ू, कितना जोड़ू कि ये 3 से विभाजित हो जाए? 22 में 0 जोड़ने पे नहीं होगा, 22 में 1 जोड़ने पे नहीं होगा, 22 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 22 और 2 24, और 24 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। 3 जोड़ूंगा तो 25 बनेंगे, वो भी हमारा आंसर नहीं होगा।
तो याद रखना अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें आप ये भी देख सकते हो, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसका इकाई अंक सम होना चाहिए। 3 से विभाजित का बता ही दिया, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित। अगर कोई 4 से विभाजित है तो उसके जो लास्ट के जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट या 2 अंक, वो किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 से पूरे विभाजित। अगर कोई 5 से विभाजित है तो उसके लास्ट का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। कोई अगर 6 से विभाजित है तो वो 2 व 3 से होनी चाहिए। ऐसे 7 का कम पूछा जाता है, 8 का भी, लगभग 9 का भी पूछ लेता है, तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 11 के लिए सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है। हाँ ये बात सही है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक यही होगा। कोई भी आप पूर्ण वर्ग देख लेना। जिस संख्या के अंत में 1, 3 या 5 शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ये सही है। अगर संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए 2, 4, 6, 8 जीरो होनी चाहिए, ठीक है, तो ये बात भी सही है। जिस संख्या का बीजक 2, 3, 5, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये बात गलत है। क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 भी तो आया हुआ है। क्या आया हुआ है, 6 भी आया हुआ है। अब ये देख सकते हो 36, कोई भी संख्या या ऐसे करके, तो ये स्थान हमारा गलत हो जाएगा। n अंकों वाली पूर्ण संख्या के वर्गमूल में n/2 अथवा n+1/2 अंक होते हैं, ये बात भी सही है, इसको भी आप याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या में 3, 4 व 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल। स्थानीय मान वो होता है जिस अंक पे उसके बाद जो जिस स्थान पे होता है उसे स्थानीय मान होते हैं, और जातीय मान वो होता है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं 3 की, तो 3 का स्थानीय मान 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा दो, 4, 5 जीरो। 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद 1 जीरो लगा दो। 5 का स्थानीय मान 5। अब इसका कितना गया, 5 चौका 20 दिया 60, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके 3, 3, 6, 7, 3, 3, 6, 7 हमारा ये ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। अगर मैं 50 पैसे के 16 सिक्कों को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो मेरे कितने रुपए बनेंगे भाई, अगर 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो मेरे पास 8 रुपए बनेंगे। कितने रुपए बनेंगे, 8। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन, 1 रुपए के 4 सिक्के यानी कितने रुपए बन गए, 4 रुपए। 2 रुपए के 3 सिक्के यानी कितने बन गए, 6 रुपए। टोटल कितने हो गए, 10। मुझे कितने चाहिए, 8। गलत। 2 रुपए के 3 सिक्के यानी कितने हो गए, 6 रुपए। 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कितने रुपए हो गए, 2। 6 और 2 8। मेरा ये ऑप्शन सही होगा। मैं नेक्स्ट पे भी ट्राई कर सकता हूँ। 2 रुपए के 3 सिक्के 6 रुपए, और अगर 25 पैसे के 6 सिक्के यानी 1.5 रुपया, 1.5 यानी 7.5, ये भी गलत। 2 रुपए के 2 सिक्के 4, 1 रुपए के 3 सिक्के 7, तो ये भी गलत, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x तथा y की एक संख्या ये है, में 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान। ये क्वेश्चन अच्छा है। और ये संख्या किससे विभाजित है, x 80। अगर 80 से विभाजित है तो मुझे ये चीज जरूर सोचनी पड़ेगी कि ये जो y है ना, ये क्या होगा, मेरा 0 ही होगा, तभी ये 80 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 80 से। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए मान लो। अब मुझे देखना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब मैं बताऊं क्या पुट करूं कि ये 7xy
यहाँ पे तो मेरा 0 है ही। x से क्या पुट करूं कि 8 से विभाजित हो जाए। पहला ऑप्शन देखता हूं 2, 2 रखने पे ये 8 या 80 से विभाजित हो रही है, तो मेरा ऑप्शन 2 सही होगा। बाकी आप कोई भी ऑप्शन रख के ट्राई कर सकते हो। 4 रखने पे 74 नहीं होगा, 6 रखने पे 76 नहीं होगा, 8 रखने पे 78 नहीं होगा, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। नहीं 2 नहीं, x की वैल्यू 2 होगी। इसने पूछा x प्लस वाई का मान, तो 2 प्लस 0 बराबर भी हमारा क्या होगा 2। सॉरी, यही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। दो अंकों की सबसे बड़ी, दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी वो होती है हमारी 97 और सबसे छोटी हमारी होती है 11, तो इनका अंतर हो जाएगा हमारा 86। अगर आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो होती है हमारी 2। अगर लगातार दो अभाज्य संख्याएं पूछ ले, लगातार दो अभाज्य संख्या 2 और 3, और ये दो एक ऐसी है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। अब मैं 5 से विभाजित लगातार 3 क्रमागत संख्याएं चाहिए। अगर पहली संख्या को x मानूं तो अगली मेरी होगी x प्लस 5 और अगली कितनी होगी x प्लस से 10, और इनका योग दे रखा है 225, तो x x x यानी 3x प्लस 10 और 5 15, ये किसके बराबर हो गए 225 के। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 210, तो x की वैल्यू 210 यानी 70 आ गई। अब हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये है यानी x प्लस 10, तो हमें x प्लस 10 का मान निकालना है, वो होगा हमारा 70 प्लस 10 बराबर है 80। कितना होगा हमारा 80, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 80 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35,000 30 सैकड़ा 17 दाई 18 इकाई का योग है एक्स एक्स का मान। अब 35,000 अभी बताया था, ये 35,000 का मतलब 3 जीरो। 30 सैकड़ा यानी ये 30 सैकड़ा का मतलब 2 जीरो, ये 30 सैकड़ा हो गया। 17 दहाई, दहाई का मतलब ये हमारा 1 जीरो, और 18 इकाई। अब इसका योग कर लेते हैं 8 8 1 8 यानी 38 188, ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 करोड़ के बराबर कितने 100,000 होते हैं। अब हमें 5 करोड़, अब देखते हैं 5 करोड़, पहले हम 5 करोड़ देखते हैं। 5 करोड़ का मतलब 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 5 करोड़। अब इसने बोला है कितने 500,000 होंगे, यानी ये हमने लिखा 100 और हजार का मतलब 3 जीरो। अब कितने 100,000 होंगे, हम कैंसिल आउट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कैंसिल आउट, तो हमारे कितने 100,000 होंगे 500, तो हमारा जो आंसर होगा वो 500 होगा। हमारा आंसर कितना होगा 500 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन को छांटिए। परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वहां q जीरो नहीं होना चाहिए परिसंख्या, ये बात सही है। परिमेय संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए भाई जीरो, क्योंकि q की वैल्यू जीरो होती है तो ये चीज परिभाषित ही नहीं होती, अपरिभाषित होती है। तो परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वहां q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये सही है। यहाँ पे वैसे प्रीमेय नहीं वे संख्याएं होना चाहिए था, कोई बात नहीं। किन्हीं भी दो प्रीमेय संख्याओं के मध्य अनंत प्रीमेय संख्या हो सकती है, ये बात भी सही है। अब जैसे कोई भी दो संख्या ले लेता हूं, मान लो मैं 2 और 3, तो इसके बीच में अनंत प्रीमेय संख्या आ गई,
जैसे इसके बीच में 5/2 और ये सारी वैल्यूज, यानी इसके बीच में बहुत सारी प्रीमिय संख्याएं आ सकती हैं, तो ये बात भी सही है। -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। -1 सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है भाई। क्या होता है? सबसे बड़ा, कि जो नंबर नेगेटिव में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। और पूर्णांक का मतलब यानी पूर्ण अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण अंक। तो अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं तो यहाँ पे तो हम जीरो, इस साइड हमारे धनात्मक पूर्णांक आते हैं जो बढ़ते जाते हैं, और इस साइड हमारे ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। तो -1 है ना, वो हमारा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है, ये बात भी सही है, क्योंकि 1 है वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद ये आगे चलता जाता है। तो ये चीज याद रखना, -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, न कि सबसे छोटा। अगर आपसे ये भी पूछ रहे -13 और -12 में बड़ा कौन है, तो इसमें ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि -12 बड़ा है। अगर 13 और 12 में तो ये पता है 13 बड़ा है, लेकिन जो नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 126 घन मीटर में कितने घन सेमी होते हैं? 126 घन मीटर का मतलब होता है मीटर की पावर 3, यानी घन का मतलब होता है पावर 3। अब हमें इसमें बदलना है घन सेमी में। अब हमें एक ये बात पता होती है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हमने लिखा 126। मीटर की पावर 3 करनी है तो 100 सेमी की पावर भी कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी। तो ये 126, 2, 4 और 6 जीरो लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देख लो, पहला ऑप्शन हमारा नहीं है, कितने जीरो होने चाहिए? 2 4 6 जीरो, 2 4 6 जीरो। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। घन का मतलब पावर 3, और अगर वर्ग लिखा मिले वर्ग, तो उसका मतलब हम पावर 2 लेते हैं, जैसे वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको लिखा मिले वर्ग सेमी, तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों में कौन सा कथन है सत्य? सभी संख्याओं के लिए गुणन तत्समक 1 होता है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ गुणन तत्समक और योज्य तत्समक क्या होता है। गुणन गुणन तत्समक वो होता है जिसको किसी भी संख्या से, जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़े, उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। और ये चीज आप जान सकते हो कि एक होता है ना, एक, वो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा कर लो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 रहेगा। मैंने लिखा 5, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5 रहेगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं, एक होता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव नहीं, यानी किसी संख्या में क्या जोड़े कि कोई प्रभाव नहीं पड़े, और वो संख्या होती है हमारी जीरो। जैसे मैंने 5 में लिखा, इसमें 0 प्लस किया 5 आएगा, 7 लिखा, इसमें 0 प्लस आएगा 7 किया। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। सभी संख्याओं के लिए गुणन तत्समक 1 होता है, ये बात सही है। सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 1 होता है, ये बात गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया था योज्य तत्समक वो होता है जिससे किसी जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़े। मान लो 5 है, इसमें अगर 1 जोड़ दिया तो 6 बन गई, तो संख्या पे तो प्रभाव पड़ गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। योज्य तत्समक को किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल सही है।
यही बात तो मैंने बताई है कि योज्य तत्समक वो होता है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और गुणन तत्समक को किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अंकों की संख्या बस के अंकों को उल्टने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई हुई थी कि दो अंकों से बड़ी एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। यानी योग कितना दे रखा है हमें? 66। अब मेरा ये बताया हुआ था कि दो अंकों को तथा उनके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। कितने से विभाजित होता है? 11 से। तो यानी 66 को अगर मैं 11 से विभाजित करूं तो मेरा आंसर आएगा 6, और जो ये 6 है ना, ये बराबर होता है हमेशा अंकों के योग के। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का योग तो 2 है और अंकों का अंतर कितना दे रखा है? 2। अंकों का योग 6 है, अंकों का अंतर 2 है। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन के पास। 4 और 3 7, गलत, क्योंकि अंकों का योग 6 होना चाहिए। 6 और 3 गलत, 4 और 4 गलत, 4 और 2 इसको जोड़ते हो तो अंकों का योग हमारा 4 + 2 बराबर कितना बन रहा है? 6। इसके अंतर देखते हो तो 4 - 2 बराबर कितना बन रहा है? 2। ये देखो दोनों चीज बराबर हो रही है, और हम इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा 42 है, और इसको अंकों को पलटने पे यानी इकाई का अंक 2.5 बना देते हैं और 2.5 का अंक इकाई, तो ये 24, और इनका योग देखो हमारा 66 बन रहा है। तो इस कहानी हमारा आंसर ये आएगा। तो थैंक्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।